एआई क्रैकर एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की बुनियाद पर एक बहुत गहरी और विस्तृत चर्चा करने वाली हूँ। नमस्कार। और ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स नहीं हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी बिल्डिंग की नींव होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। एक बार ये समझ आ गए तो समझिए आगे की पूरी ज्योग्राफी आसान है। बिल्कुल सही। आज हम पृथ्वी के आकार से शुरू करेंगे, फिर उसकी गतियों को समझेंगे, जानेंगे कि मौसम क्यों बदलते हैं। हाँ, और फिर अक्षांश देशांतर की मदद से दुनिया का नक्शा देखेंगे, समय कैसे काम करता है ये समझेंगे। और आखिर में अपने पड़ोसी चांद पर भी एक नजर डालेंगे। तो ये एसएससी, रेलवे के लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करें फिर। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल। हम सब ने बचपन से किताबों में देखा है कि पृथ्वी गोल है, एक गेंद की तरह। पर क्या ये सच में एक परफेक्ट स्फीयर है? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि यही से सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। नहीं, पृथ्वी एक परफेक्ट गेंद नहीं है। असल में इसके आकार के लिए एक खास शब्द है, जियोइड। जियोइड? हाँ, आसान भाषा में इसे ऑब्लिट स्फेरॉइड या लधवक्ष गोलाब भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है। मतलब अगर इसे आम भाषा में समझना हो तो? आप एक संतरे की कल्पना कीजिए। वो ऊपर और नीचे से थोड़ा दबा हुआ होता है ना? हाँ, थोड़ा चपटा सा। और बीच से, मतलब कमर के पास से थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। पृथ्वी का आकार बिल्कुल वैसा ही है। ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी सी उभरी हुई है और ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी। अच्छा, तो ये संतरी जैसा आकार बना क्यों? इसके पीछे कोई फिजिक्स होगी? बिल्कुल, इसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, रोटेशन। जब कोई चीज तेजी से घूमती है तो एक अपकेंद्रीय बल पैदा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। एकदम सही। इसी बल ने पृथ्वी के भूमध्य रेखा वाले हिस्से को अरबों सालों में धीरे धीरे बाहर की ओर खींच दिया और ध्रुवों को चपटा कर दिया। समझ गए। तो मतलब इस खिंचाव की वजह से पृथ्वी का रेडियस यानी त्रिज्या हर जगह एक जैसी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। और यहीं से वो नंबर्स आते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, वो आंकड़े तो बहुत जरूरी हैं। तो देखिए, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय त्रिज्या मतलब इक्विटोरियल रेडियस लगभग 6378 किलोमीटर है। 6378, ठीक है। और ध्रुवीय त्रिज्या पोलर रेडियस वो है 6357 किलोमीटर। अरे वाह, तो दोनों में लगभग 21 किलोमीटर का फर्क है। ये तो बहुत ज्यादा है ना? सुनने में शायद कम लगे, पर यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग 2.5 गुना है। क्या बात है! मतलब पृथ्वी की कमर पर 2.5 माउंट एवरेस्ट के बराबर का उभार है। क्या बेहतरीन तरीका है इसे याद रखने का। बिल्कुल। और यही फर्क आपको परिधि मतलब सरकमफ्रेंस में भी दिखेगा। भूमध्य रेखीय परिधि करीब 40,075 किलोमीटर है और ध्रुवीय वाली 40,008 किलोमीटर। तो इससे एक बात तो साफ है, जो एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप भी हो सकता है। वो क्या है? कि भूमध्य रेखा पृथ्वी पर खींची जा सकने वाली सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। बिल्कुल सही। जबकि ध्रुव तो बस एक बिंदु है, उनकी कोई लंबाई नहीं होती। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार और उसका कारण क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी गतियों पर। 2 तरह की गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण। पहले घूर्णन यानी रोटेशन को समझते हैं। रोटेशन मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना। और इसकी दिशा ये हमेशा याद रखनी है, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, पश्चिम से पूर्व, इसीलिए हमें सूरज पूरब में उगता हुआ दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम पूर्व की तरफ घूम रहे होते हैं। और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? हम सब तो 24 घंटे जानते हैं, पर मुझे लग रहा है यहाँ भी कोई पेंच है। पेंच तो है। असल में 2 तरह के दिन होते हैं। एक होता है नक्षत्र दिवस यानी सिडेरियल डे। ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। अरे, 24 घंटे से 4 मिनट कम? हाँ, ये किसी दूर के तारे के हिसाब से पृथ्वी के एक चक्कर का सही समय है, लेकिन हम अपनी घड़ियां चलाते हैं सूरज के हिसाब से, जैसे सौर दिवस या सोलर डे कहते हैं, और वो होता है पूरे 24 घंटे का। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो इस घूमने से दिन रात के अलावा और क्या-क्या होता है? इसके कई बड़े प्रभाव हैं। दिन रात होना तो सबसे पहला है। इसके अलावा इससे एक कोरियोलिस बल पैदा होता है। कोरियोलिस फोर्स? हाँ, जो हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ज्वार भाटा यानी टाइड्स का आना भी इसी से जुड़ा है। अच्छा, ये तो हुई पृथ्वी की रोज की कहानी। अब आते हैं उसकी साल भर की यात्रा पर, मतलब परिक्रमण, रिवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है पृथ्वी का अपनी कक्षा में
सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाना, और इस एक चक्कर को पूरा करने में लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 45 सेकंड। अच्छा, तो ये जो लगभग 6 घंटे हर साल एक्स्ट्रा बच जाते हैं, यहीं से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये 6 घंटे 4 साल में जुड़कर बन जाते हैं 24 घंटे, यानी एक पूरा दिन। उसी एक दिन को एडजस्ट करने के लिए हम हर चौथे साल फरवरी में 29 तारीख जोड़ देते हैं। इसीलिए 29 फरवरी वालों का जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। जी हाँ, और जिस रास्ते पर पृथ्वी चलती है, वो रास्ता भी एकदम गोल नहीं है। हाँ, वो अंडाकार है, मतलब इलिप्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि साल में पृथ्वी की दूरी सूरज से बदलती रहती होगी। बिल्कुल। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है, उस स्थिति को कहते हैं उपसौर या पेरिहीलियन। ये होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी, ठीक है। और जब सबसे दूर होती है तो उसे कहते हैं अपसौर, एफिलियन, जो 4 जुलाई को होता है। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। 3 जनवरी को हम सूरज के सबसे पास होते हैं, पर उत्तरी गोलार्ध में तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, और 4 जुलाई को हम सबसे दूर होते हैं, पर यहाँ भयंकर गर्मी होती है। हाँ, तो फिर मौसम बदलने का असली कारण दूरी तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या है? ये भूगोल का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। मौसम बदलने का दूरी से कोई लेना देना नहीं है। असली वजह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव, एक्सियल टिल्ट। 23.5 डिग्री का झुकाव? हाँ, पृथ्वी सीधी नहीं घूमती, वो थोड़ी तिरछी होकर घूमती है। यही झुकाव मौसमों का राजा है। इसे थोड़ा और समझाइए, ये झुकाव काम कैसे करता है? देखिए, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो उस हिस्से पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, डायरेक्ट, और ज्यादा देर तक पड़ती हैं। तो दिन लंबे हो जाते हैं और गर्मी बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसे हम कहते हैं ग्रीष्मायनांत या समर सोल्स्टिस, जो 21 जून को होता है। अब इसके 6 महीने बाद सोचिए, तब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर की तरफ झुक जाएगा। सही। तो किरणें तिरछी पड़ेंगी, दिन छोटे हो जाएंगे और सर्दी का मौसम आ जाएगा। इसे कहते हैं शीत आयनांत यानी विंटर सोल्स्टिस, जो 22 दिसंबर को होता है। और वो 2 दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं? वो तब होता है जब पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की तरफ होता है, न ही उससे दूर, साइड में होता है। इन दिनों को विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु। मतलब इन 2 तारीखों पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। एकदम बराबर। कमाल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी को ओवरऑल सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी तब मिलती है जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं, 3 जनवरी को। बिल्कुल। ये फैक्ट दिमाग घुमा देता है और साबित करता है कि झुकाव दूरी से कितना ज्यादा पावरफुल है। सही बात है। अब जब हमने ये समझ लिया है कि पृथ्वी कैसे घूमती है और उसका झुकाव क्या करता है, तो अगला सवाल ये है कि इस विशाल ग्रह पर किसी जगह का पता कैसे लगाया जाए। यहीं पर एंट्री होती है अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। हाँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलिए पहले अक्षांश यानी लैटिट्यूड से शुरू करते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड ग्लोब पर लेटी हुई यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सभी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। पैरेलल। हाँ, पैरेलल। और सबसे बड़ी और सबसे जरूरी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। और इनकी कुल संख्या कितनी है, ये सवाल भी आता है। देखिए, 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा, फिर 90 रेखाएं उत्तर में और 90 दक्षिण में, तो कुल हो गई 181 अक्षांश रेखाएं। 181? जी। और एक बहुत काम का फैक्ट, किन्हीं भी 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर, ये तो याद रखना पड़ेगा। भूमध्य रेखा के अलावा और कौन सी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं? कुछ रेखाएं बहुत खास हैं क्योंकि वो पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स को डिफाइन करती हैं। जैसे 23.5 डिग्री उत्तर पर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के बीच से गुजरती है। हाँ। फिर 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तर पर आर्कटिक व्रत और 66.5 डिग्री दक्षिण पर अंटार्कटिक व्रत। और भारत के लिहाज से तो कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बिल्कुल। ये सिर्फ नक्शे पर एक लाइन नहीं है, ये भारत की जलवायु को बांटती है। इस रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है, जहां साल भर गर्मी रहती है, और उत्तर का हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में, जहां मौसम बदलते हैं। इसीलिए दिल्ली और चेन्नई के मौसम में इतना अंतर है।
तो अक्षांश हमें बताता है कि कोई जगह कितनी ऊपर या नीचे है और वहां का मौसम कैसा होगा, पर किसी जगह की सटीक लोकेशन के लिए एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना? हाँ, और वो है देशांतर, लॉन्जिट्यूड। ये ग्लोब पर खड़ी रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। इन्हें मेरिडियन भी कहते हैं। तो इनका 0 डिग्री कहाँ है? भूमध्य रेखा की तरह कोई नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट तो है नहीं। सही सवाल। इसके लिए 1884 में अंतर्राष्ट्रीय सहमति से लंदन के पास ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना गया। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अच्छा, तो ग्रीनविच से और इनकी कुल संख्या? 0 डिग्री से पूर्व में 180 डिग्री और 180 डिग्री पश्चिम में, तो कुल 360 देशांतर रेखाएं। 360, ठीक है। और यहीं से समय की पूरी कहानी शुरू होती है। समय की कहानी देशांतर का समय से क्या लेना देना? सब कुछ। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। हाँ, पूरा एक चक्कर। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 1 घंटे में पृथ्वी घूमती है 15 डिग्री। ठीक, 60 को 34 से भाग दिया, ठीक है, 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में लगते हैं 4 मिनट। 60 को 15 से भाग दिया, बस यही समय निकालने का मूल मंत्र है। अच्छा, तो ग्रीनविच पर जो समय होता है GMT, उससे हम दुनिया में कहीं का भी समय निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर हर 15 डिग्री पर समय 1 घंटा आगे हो जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर 1 घंटा पीछे। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। जी हाँ, 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री का मतलब हुआ 5.5 घंटे। जी। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का समय GMT से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। एकदम सही कैलकुलेशन। और 180 डिग्री की रेखा तो और भी दिलचस्प है। उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल गेट लाइन। और वो सीधी नहीं है, है ना? नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी है ताकि किसी एक देश को 2 अलग-अलग तारीखों में न बांटना पड़े, और इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है। मतलब टाइम ट्रैवल। एक तरह से। अगर आप इसे पूर्व से पश्चिम की ओर पार करते हैं तो आप 1 दिन आगे चले जाते हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते हैं तो 1 दिन पीछे। ये सब तो बहुत ही शानदार है। पृथ्वी, उसकी चाल, नक्शा, समय। अब जरा पृथ्वी से बाहर निकलकर अपने सबसे करीबी पड़ोसी चांद पर चलते हैं। जरूर। चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 16 है। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स वहां उछलते हुए चलते हैं। हाँ, और एक बहुत हैरान करने वाली बात यह है कि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में दोनों में बराबर समय लगता है, लगभग 27.3 दिन। 1 मिनट, दोनों में बराबर समय। इसका मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। बिल्कुल। दूसरा हिस्सा, जिसे डार्क साइड कहते हैं, वो हमें कभी नहीं दिखता। वाह। और इसी चांद के कारण पृथ्वी पर 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ग्रहण और ज्वार भाटा। सोलर और लूनर इक्लिप्स। हाँ। आसान शब्दों में क्या है ये? जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब ग्रहण लगता है। अगर बीच में चांद आ जाए और पृथ्वी पर उसकी छाया पड़े तो वो है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। और ये हमेशा अमावस्या को होता है? हाँ, न्यू मून पर। और अगर बीच में पृथ्वी आ जाए और चांद पर उसकी छाया पड़े तो वो है चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स, और ये हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून पर होता है। ठीक है। और ज्वार भाटा यानी टाइड्स? समुद्र का पानी ऊपर नीचे क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। चांद पृथ्वी के जिस हिस्से के ऊपर होता है वहां के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे हाई टाइड आता है, और पृथ्वी के दूसरी तरफ भी हाई टाइड आता है उसी समय। हाँ, वो अपकेंद्रीय बल के कारण। और जिन जगहों पर पानी खिंच जाता है वहां लो टाइड आता है। तो इसमें सूरज का भी कोई रोल है? सूरज का भी रोल है, पर वो दूर है, इसलिए उसका असर कम है। जब सूर्य, चांद और पृथ्वी एक ही लाइन में होते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या को, तो दोनों की मिलीजुली शक्ति से बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। उन्हें स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। और जब वे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तब उनका खिंचाव बढ़ जाता है और छोटी लहरें उठती हैं, जिन्हें नीप टाइड्स कहते हैं। वाह। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तिकड़ी है, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, इनका आपस में रिश्ता कैसा है जी, जिससे कभी ग्रहण लग जाते हैं तो कभी समंदर में लहरें उठती हैं। बिल्कुल। ये तीनों मिलकर एक कह सकते हैं एक विश्व नृत्य करते हैं। विश्व नृत्य, वाह। और इसका असर हम पृथ्वी पर रोज देखते हैं। हाँ? कभी चांद का आकार घटता बढ़ता है तो कभी समुद्र का पानी चढ़ता उतरता है। ये सब कैसे जुड़ा है ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए, इस नृत्य के मुख्य कलाकार
चंद्रमा से ही शुरू करते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ये पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा है। पूछिए। हमें हमेशा चांद का एक ही चेहरा क्यों दिखाई देता है? ऐसा लगता है जैसे उसने अपना दूसरा हिस्सा हमसे छिपा रखा हो। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब किसी संयोग में नहीं है बल्कि भौतिकी के नियमों में छिपा है। अतः दरअसल चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमने का जो समय है, यानी घूर्णन, रोटेशन। हाँ, रोटेशन, और पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने का जो समय है, यानी परिक्रमण, वो लगभग बराबर है। दोनों बराबर हैं? जी, करीब 27.3 दिन। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का यूनिवर्स का लॉक स्टेप हो गया। बिल्कुल। जितने समय में वो खुद घूमता है उतने ही समय में हमारा एक चक्कर भी लगा लेता है। दोनों एक ही ताल पर चल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, लॉक स्टेप। इसे विज्ञान की भाषा में टाइडल लॉकिंग कहते हैं। टाइडल लॉकिंग? जी, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अरबों सालों में पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे चांद की घूमने की रफ्तार को खींचकर इतना धीमा कर दिया कि वो पृथ्वी के चक्कर के साथ सिंक हो गई। अरे वाह! मतलब हम जो चांद का दूसरा हिस्सा नहीं देख पाते, वो असल में पृथ्वी के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण का नतीजा है। एकदम। अब समझ आया। जिसे हम डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, वो असल में फार साइड ऑफ द मून है। बिल्कुल सटीक। वहां भी सूरज की रोशनी तो पहुंचती होगी, बस वो हमारी नजरों से दूर रहता है। जी हाँ, और इसी चांद का एक और पहलू है जो हमें रोज दिखाई देता है, उसका आकार बदलना। हाँ, उसका घटना बढ़ना, जिसे हम चंद्रमा की कलाएं या लूनर फेजेस कहते हैं। और इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो तो बस एक आईने की तरह है। बिल्कुल, वो बस सूरज की रोशनी को हमारी तरफ परावर्तित करता है। और जैसे जैसे वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमें उस आईने के अलग अलग हिस्से रोशन दिखते हैं। तो इस चक्कर की शुरुआत हम अमावस्या से कर सकते हैं ना? हाँ, अमावस्या या न्यू मून से शुरू करना सबसे सही रहेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के ठीक बीच में होता है। बीच में? तो सूरज की रोशनी उसके उस हिस्से पर पड़ रही होती है जो हमसे दूर है, इसलिए हमें पृथ्वी से उसका अंधेरा हिस्सा दिखता है और वो आसमान में लगभग गायब सा हो जाता है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन जुड़ता है। आपने कहा कि सूर्य ग्रहण के लिए चंद्रमा का बीच में आना जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता होगा। क्या बात है, आपने दोनों बिंदुओं को कितनी खूबसूरती से जोड़ दिया। जी हाँ, सूर्य ग्रहण की पहली शर्त यही है और ये स्थिति सिर्फ अमावस्या को बनती है। अच्छा। अब इस चक्र के दूसरे सिरे पर चलते हैं, यानी पूर्णिमा, फुल मून। फुल मून। इस दिन पृथ्वी सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। अब सूरज की रोशनी सीधे चांद के उस पूरे चेहरे पर पड़ती है जो हमारी तरफ है और हमें पूरा चांद रोशन दिखाई देता है। तो इसी तर्क से चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही होता होगा, क्योंकि तब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ सकती है। बिल्कुल, यही होप इलेक्शन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो सफर है, जब चांद का रोशन हिस्सा हर रात बढ़ता हुआ दिखता है, उसे वैक्सिंग फेज कहते हैं। वैक्सिंग मतलब बढ़ना? हाँ, बढ़ना। और पूर्णिमा के बाद जब उसका आकार वापस घटने लगता है तो वो वेनिंग फेज कहलाता है। ये वैक्सिंग और वेनिंग तो समझ आ गया, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर दो शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं, सुपर मून और ब्लू मून। हाँ, काफी पॉपुलर है ये। मुझे तो हमेशा लगता था कि ब्लू मून में चांद सच में नीला दिखता होगा, पर ऐसा है क्या? ये एक आम धारणा है, लेकिन ब्लू मून का रंग से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये बस एक खगोलीय कैलेंडर की एक दुर्लभ घटना है, जब कभी एक ही अंग्रेजी कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा आ जाती हैं। एक ही महीने में 2? जी, तो उस महीने की जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कह दिया जाता है। ये सिर्फ एक नाम है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कहावत जैसा है, वंस इन अ ब्लू मून। और सुपर मून, क्या वो सच में सुपर होता है? हाँ, सुपर मून वाकई में थोड़ा खास होता है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक परफेक्ट गोले में नहीं लगाता। अंडाकार कक्षा में? जी, एक अंडाकार कक्षा में। इसका मतलब है कि वो कभी पृथ्वी के थोड़ा करीब होता है और कभी थोड़ा दूर। तो जब वो पृथ्वी के सबसे करीबी बिंदु पर होता है, जिसे पेरिजी कहते हैं, पेरिजी, अगर पेरिजी के समय ही पूर्णिमा भी पड़ जाए तो चांद हमें सामान्य से करीब 14% तक बड़ा और 30% तक ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसी को हम सुपरमून कहते हैं। आपने अभी एक बहुत दिलचस्प बात कही कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ये कनेक्शन बहुतों को कंफ्यूज करता है।
क्या हम इस छाया के खेल को थोड़ा और विस्तार से समझ सकते हैं? जरूर। ग्रहण को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि ये बस एक खगोलीय पिंड की छाया का दूसरे पर पड़ना है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आकर अपनी छाया पृथ्वी पर डालता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हाँ, कि अगर हर महीने अमावस्या आती है तो हर महीने सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता? बिल्कुल, यही सवाल है। हर महीने चांद बीच में आता है तो हर महीने उसकी परछाई हम पर क्यों नहीं पड़ती? इसका कारण है कि चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है वो पृथ्वी के परिक्रमा पथ के तल से लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है। 5 डिग्री झुका है? जी। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 प्लेटें हैं, एक बड़ी और एक छोटी, एक दूसरे के अंदर। हाँ। अगर छोटी प्लेट थोड़ी झुकी हुई हो तो उस पर चलने वाला एक कंचा ज्यादातर बड़ी प्लेट के या तो ऊपर से गुजरेगा या नीचे से। अच्छा। बस कभी-कभी वो ठीक बीच में आएगा। चंद्रमा की छाया भी ज्यादातर अमावस्या पर पृथ्वी के ऊपर या नीचे से निकल जाती है। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। मतलब ग्रहण तभी लगेगा जब वो तीनों पिंड न सिर्फ एक क्रम में हो बल्कि तल पर भी आ जाएं। एकदम सही। मैंने सुना है सूर्य ग्रहण भी कई तरह के होते हैं। एक तो वो जिसमें दिन में रात हो जाती है। हाँ, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण या टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। ये एक अद्भुत नजारा होता है। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल, जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ही ढकता है। और एक तीसरा बहुत ही खास प्रकार है। तो वो रिंग ऑफ फायर वाला? सही पकड़ा। वो पूर्ण सूर्य ग्रहण से अलग कैसे? क्या उसमें चांद सूरज को ढक नहीं पाता? बिल्कुल, उसे वलयाकार ग्रहण या एन्युलर एक्लिप्स कहते हैं। ये तब होता है जब ग्रहण के समय चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी से दूर वाले बिंदु के पास होता है। अच्छा, जब वो दूर होता है। हाँ, तो दूर होने की वजह से वो आसमान में थोड़ा छोटा दिखाई देता है और सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता। नतीजा ये होता है कि सूर्य का बाहरी किनारा एक चमकती हुई आग की अंगूठी की तरह दिखाई देता है। रिंग ऑफ फायर? जी, रिंग ऑफ फायर। और चंद्र ग्रहण तो इससे सीधा और सरल होगा, है ना? क्योंकि उसमें पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी होती है। हाँ, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर अपनी विशाल छाया चंद्रमा पर डालती है। इसीलिए ये ज्यादा देर तक चलता है और पृथ्वी के ज्यादा बड़े हिस्से से देखा जा सकता है। कभी-कभी जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के घने हिस्से से गुजरता है तो सूरज की जो थोड़ी बहुत रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर उस तक पहुंचती है, हाँ, वो उसे एक तांबे जैसा लाल रंग दे देती है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ब्लड मून। तो ये तो हुई परछाई की बात। हाँ। पर इस तिकड़ी का असर सिर्फ रोशनी और परछाई तक ही तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन तीनों का गुरुत्वाकर्षण हमारे महासागरों में एक रोजाना की हलचल पैदा करता है, ज्वार भाटा। जी, ज्वार भाटा। इसका सिद्धांत भी ग्रहण की तरह ही इन तीनों की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ खेल छाया का नहीं, गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का है। खिंचाव का। दोनों अपनी गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचते हैं। अब चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब है तो ज्वार भाटा पर उसका असर सूर्य से 2 गुने से भी ज्यादा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्वार भाटा की ताकत भी अमावस्या और पूर्णिमा से जुड़ी होगी? क्योंकि तब तीनों एक लाइन में होते हैं। बिल्कुल सही, आपने फिर से कनेक्शन पकड़ लिया। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक ही दिशा में मिलकर काम करता है, एक टीम की तरह। हाँ, सोचिए जैसे 2 लोग मिलकर रस्सी को एक ही तरफ खींच रहे हों। नतीजा ये होता है कि पानी का खिंचाव बहुत ज्यादा होता है और हमें सबसे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं। इन्हें स्प्रिंग टाइड कहते हैं। स्प्रिंग टाइड। तो फिर इसका उल्टा भी होता होगा, जब लहरें सबसे कमजोर होती हैं? जी, उन्हें नीप टाइड कहते हैं। नीप टाइड। ये तब आते हैं जब चांद अपनी पहली या तीसरी चौथाई में होता है, मतलब जब हमें आधा चांद दिखता है। अच्छा। इन दिनों सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। तो अब उनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के प्रभाव को काटता है, बैलेंस करता है। हाँ, संतुलित करता है। नतीजा ये होता है कि ज्वार बहुत कमजोर होते हैं और लहरें ज्यादा ऊंची नहीं उठती। और ये जो हम सुनते हैं फ्लड टाइड और एब टाइड, ये क्या है? ये बस इस प्रक्रिया के 2 चरण हैं। बहुत सरल है। जब गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है और तटों की ओर बढ़ता है तो उसे फ्लड टाइड या ज्वार कहते हैं। और जब जल स्तर वापस नीचे उतरता है और समुद्र की ओर लौटता है तो उसे एब टाइड या भाटा कहते हैं।
ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। तो इस पूरी चर्चा को अगर कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो जो श्रोताओं को याद रखने चाहिए, तो वो कौन से सबसे अहम कनेक्शंस हैं? ये एक अच्छा विचार है। इस पूरे विश्ववृत्त नृत्य के कुछ सबसे जरूरी तालमेल ये हैं। पहला, चंद्रमा की कलाओं और ग्रहण का सीधा संबंध है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को। ठीक है। दूसरा, ज्वार भाटा भी इन्हीं कलाओं से जुड़ा है। सबसे ऊंचे ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड अमावस्या और पूर्णिमा को आएंगे, जब तीनों एक सीध में हों। जी। और सबसे कमजोर ज्वार यानी नीप टाइड पहली और तीसरी चौथाई पर, जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर होते हैं। और दो बातें जो मुझे आज बहुत स्पष्ट हुई। जी। एक तो सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी के सबसे करीब यानी पेरिजी पर हो। सही। और दूसरा, हमें चांद का एक ही चेहरा इसलिए दिखता है क्योंकि अरबों साल पहले पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ने उसे टाइडल लॉकिंग से अपने साथ सिंक कर लिया था। बिल्कुल। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही विशाल खगोलीय प्रणाली का हिस्सा हैं, जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे को लगातार अपनी रोशनी, अपनी छाया और अपने गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित कर रहे हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि चांद सिर्फ रात में रोशनी देने वाला एक गोला नहीं है, बल्कि पृथ्वी की धुरी से लेकर हमारे महासागरों तक हर चीज को प्रभावित करने वाला एक बहुत अहम साथी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार चर्चा के लिए। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।